नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार। तो कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कारण यह था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और घर में कुछ ऐसे आवश्यक कार्य आ गए थे जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था काम से, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन काफ़ी समय के बाद अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं। और सबसे पहले मैं आप सभी तमाम डीएलएड पास अभ्यर्थी, डीएलएड के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जो दे चुके हैं, जो देने वाले हैं, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, खासकर जेटेट सीटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है, इतनी तारीफ़ की है और इतने इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मुझे सच में लगा कि क्या मैं सच में आपके लिए मदद कर पा रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद अब मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल पाया है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, 3-4 दिनों से। कोशिश करूँगा कि वीडियोस कंटिन्यू रहें। बीच बीच में अभी नवरात्र आने वाले हैं तो उसमें कुछ दिन डिस्टर्ब हो सकता है, पर फिर भी कंटिन्यू चलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब वैकेंसी यानी बहाली में रफ्तारी पकड़ेगी। और एक और बात है कि बगोदर के विधायक के द्वारा, हमारे माननीय विधायक जी जो हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को यह रिक्वेस्ट की है, उनसे यह अनुशंसा की है इस बात की कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी इस बार झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो जैसा कि हो सकता है कि इस बार सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है या अब से मौका मिल सकता है, इस पर अभी अनुशंसा की गई है, कोई पूरी तरह से बात नहीं हुई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बहुत ही जल्दी घोषणा हो जाने वाली है, अधिसूचना आ जाने वाली है। चलिए, और ये एक बात और कि बहुत जल्दी ही सीटेट के भी फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट ने अधिसूचना तो जुलाई में ही जारी कर दी थी। इन 25,000 सीटों के बाद आपको जेटेट की घोषणा की जाएगी और उसके बाद अगले 24,000 सीटों की। आज जो हम पेपर देख रहे हैं, यह सीटेट हो, जेटेट हो, किसी भी राज्य की टेट परीक्षा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, और राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं की भी टेट परीक्षा हो, ये टेट परीक्षा में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो पहले आप इसे समझ जाइए कि यह है क्या। ये है अधिगम एवं अर्जन। स्पेशली हम बात कर रहे हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में। भाषा यानी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से मेरा तात्पर्य है, आप जब सीटेट जेटेट किसी भी पेपर को लिखेंगे तो वहाँ लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 रहता है। उन दोनों में भाषा अधिगम और अर्जन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे बात की जाए हिंदी, चाहे बात की जाए अंग्रेजी, चाहे संस्कृत, नागपुरी, किसी भी क्षेत्रीय भाषा, आपको यह प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि यह सर्वमान्य तथ्य है, सर्वमान्य सिद्धांत है। हर विषयों में इसे अपनाया जाता है भाषा संबंधी। तो अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसको देखा गया है कि पिछले वर्षों में कई इससे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। पहले आप समझिए कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। देखिए, अधिगम जो है यह किसी के पीछे अनुसरण करके सीखने वाली प्रक्रिया है। अधि जोड़ गम, अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए कि एक बालक जो है या एक बालिका हाथ में केला लेके जा रहा है, उसे भूख लगी है, उसने खाने के लिए केला मिला है उसे, वो केला लेके जा रहा है। रास्ते में पेड़ पर बैठा हुआ कोई वानर, वह जो है इसके हाथ में केला देखता है। जब वह केला देखता है तो वह इसके हाथ से केला छीनने की कोशिश करेगा और केला छीनकर भाग जाता है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, वह बालक या बालिका आगे जाती है या जाता है,
तो दुकान पर फिर केला देखता है तो दुकानदार से केला लेने के लिए हाथ फैलाता है, मांगता है, याचना करता है। तो बालक या बालिका के द्वारा यह जो मांगना है ना, यह सीखी हुई प्रक्रिया है। लेकिन बंदर के द्वारा जो केला छीनना है, यह अर्जित स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम को कहा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। कुछ महान विद्वानों ने इसके बारे में जो कहा है, उनमें है प्रेसी के अनुसार कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो अधिगम का मतलब समझें। रट रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के अज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तो तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। मतलब रटना अधिगम नहीं है, सीखना, उसे अपने अंदर उतारना और उसको आत्मसात कर लेना तो अर्जन बन जाता है। अधिगम का उच्चतर रूप है अर्जन। भाषा के संबंध में हम लोग अर्जन का प्रयोग करते हैं, अधिगम का नहीं। अधिगम के प्रकार की बात की जाए तो क्रियात्मक अधिगम, ऐसा अधिगम जो हम किसी क्रियाओं के फलस्वरूप सीखते हैं। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिविधि यानी कौशलों को अर्जित करते हैं या सीखते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने अथवा समझने आदि का एहसास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, इसके अंतर्गत संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना, यानी कि देख देख करके बोलना, सुनो और कहो, देखो और कहो। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं समाधानों से क्रमशः जटिल समस्याओं या समाधानों का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार करना, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण होता है। अब बात की जाए विचारात्मक अधिगम की, तो विचारात्मक अधिगम विचारों में धीरे धीरे किसी किसी बात को उतार लेना। किसी किसी व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, किसी किसी व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। ये विचारों में अधिगम जो हुआ, उनके विचार में जो ये बातें आई, यह उन्होंने अनुसरण करके ही धारण किया है। जैसे अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है, वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति यदि वह सद्बुद्धि का है, वह अच्छे विचार रखता है, तो इसका मतलब है वह अच्छे विचारों के संपर्क में रहा है। जैसी संगति वैसी बरकती कहा जाता है। तो जैसे जैसे वह अधिगम मतलब कि जैसे जैसे वह संपर्क में आते जाता है, उसके विचार उस प्रकार बदलते जाते हैं। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। अब हम बात करने वाले हैं मूल रूप से भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में। भाषा का तात्पर्य क्या होता है तो सब जानते हैं कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, भावों को समझने के लिए और विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भी माध्यम हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये समझ रहे हैं, यहाँ परिभाषा भी लिखी गई है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। भाषाई योग्यता के अंतर्गत अब भाषाई योग्यता, मौखिक योग्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति इत्यादि सम्मिलित है। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वह भाषा अधिगम कहलाती है। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब जो आप सीख लिए
उसको समाज में सबके सामने प्रस्तुत करना और दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, इसी को हम भाषा अर्जन कहेंगे। भाषा का अर्जन जो होता है ना, वह स्वभावतः अनुकरण के माध्यम से होता है। सर्वप्रथम बालक या बालिका घर में जो भाषा सीखते हैं, अर्जित करते हैं मातृभाषा, वह अनुकरण करके, देख देख कर, सुन सुन कर सीखते हैं। बालक अपने वातावरण में लोगों को बोलते हुए देखते हुए सीखता है, उनका अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। अर्जन और अधिगम में बहुत अंतर है। यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। आप जिस भाषा को अच्छी तरह से नहीं जानते, आप स्पेनिश बोलना नहीं जानते हैं, आप जर्मन बोलना नहीं जानते हैं, आप फ्रेंच बोलना नहीं जानते हैं, आप बांग्ला बोलना नहीं जानते हैं, सभी लोग कन्नड़ बोलना नहीं जानते हैं, मलयालम बोलना नहीं जानते हैं, तेलुगु बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन उस परिवेश में जन्मा हुआ बच्चा, 4 साल का बच्चा, इतना सारा आपको उस लैंग्वेज में बात कर देगा आपसे, इतना व्याकरण उसका शुद्ध रहेगा जितना आपका इतना व्याकरण नहीं शुद्ध होगा। क्यों? कैसे? अनुकरण के माध्यम से। तो अनुकरण करके वो अधिगम किया कि अर्जन किया? अनुकरण करके उसने अर्जन किया, अपने अंदर उतार लिया। जो हम अधिगम करते हैं ना, वो कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर जो हम अर्जित करते हैं, अर्जन करना मतलब कमाना। कमाएंगे तो खर्च करेंगे, जानते हैं? तो उसने कमाया है उस भाषा को, अब उसके बाद उसको खर्च कर रहा है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल 1 अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी वैज्ञानिकों का मत है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। छोटे बच्चों को उच्चारण करवाया जाता है, बुलवाया जाता है, प्रोनाउंसिएशन करवाया जाता है, जो उनके अंदर भाषाई क्षमता का विकास करेगा। तो इस कथन में सबसे पहला मत जो आता है नॉम चॉम्स्की का। ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, भाषाविद थे। नॉम चॉम्स्की ने जो कहा है, यह बात बहुत मानी जाती है। इनके अनुसार कहा गया है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। मतलब समझें, भाषा सीखने के क्रम में बच्चे का दिमाग जो है ना, क्या करता है, उस भाषा से संबंधित तथ्यों को खोजते चलता है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता, और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इसको आपको एक बात बताते हैं, यदि आपने किसी छोटे बच्चे को पढ़ाया है 1 क्लास, नर्सरी क्लास, वह जहाँ कोई नया शब्द देखता है ना, तो पूछता है कि सर, मैम, इसका स्पेलिंग बताइए, क्या है ये, क्या है? पहले पूछेगा ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, वह जानना चाहेगा। आप उससे अगला दिन पूछेगा ना, वो बता देगा। उसने उसको धारण कर लिया है अपने अंदर। नॉम चॉम्स्की ने 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर, एक पुस्तक द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है, स्वस्थापित होता है, जो जन्म के समय से होता है। तो एक कथन हमेशा पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह किसका कथन है? नॉम चॉम्स्की का है। और इस कथन को ऐसे भी पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, मस्तिष्क में हमेशा मौजूद रहता है जन्म के साथ ही, हर बच्चे में। यह किनका कथन है? नॉम चॉम्स्की का। ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हम जीन पियाजे की। जीन पियाजे
भाषा के बारे में कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। इनका कहना है कि बालक या बालिका जो भाषा का विकास करते हैं, यह अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं। कभी आपने 3 या 4 साल के बच्चों को देखा होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, वह बात कर रही है, बैठी हुई है, एक गुड़िया के साथ खेल रही है और अकेले अकेले बात कर रही है कि मेरे पापा हमको ये लाल वाला कपड़ा ला के दिए थे, हम तुमको पहना देंगे। इस प्रकार की बात कर रही है। आप उसके आसपास जा आ रहे हैं, उसको आपका कुछ बात सुनना उनना नहीं है, वह अकेले अकेले बात कर रही है, आपसे कुछ नहीं बोल रही है। तो बच्चों में ये जो स्वभाव प्रक्रिया होती है, भाषा को सीखने की प्रक्रिया है, वह जो है ना ईगोसेंट्रिक स्पीच कहलाता है इसको, आत्म केंद्रित। और इसमें जो है ना बच्चे का विकास ऐसे होता है कि वह चीज़ों को तोड़कर उनके बारे में गहन अध्ययन करके जानना चाहता है। तो यह जो ज्ञान होता है, यह जो लेने की प्रक्रिया है उनकी, इसी आधार पर जीन पियाजे ने उन्हें नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट कहा है। एक बार हम लोग इन सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग वीडियोस देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ भाषा संबंधी बात कर रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। ये चरण आपको समझना होगा, पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसे मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर डिस्कशन कर दे रहा हूँ पहले। ये 3 चरण होते हैं जन्म से, यानी कि जब 0 वर्ष की अवस्था हो गई तो उस वर्ष से लेकर के लगभग 11 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इनके अनुसार ज्ञान तंत्र सेंसरों तथा मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता है। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इनके हिसाब से ये होता है कि बच्चा जब भी किसी चीज़ को देखता है तो उससे संबंधित एक धारणा मन में बना लेता है और उसका विकास करता है। ये 3 चरणों से होकर गुजरता है। इन 3 चरणों को हम समझेंगे अगले वीडियोस में। आगे हम अभी देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। लेओ वाइगोत्स्की ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, भाषा विद्वान के रूप में। इनके अनुसार बच्चे की भाषा समझ के साथ संपर्क का, समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। देखिए, इनके अनुसार जो बात कही गई है ना, तो इनको भाषा, समाज और संस्कृति, अगर इन 3 शब्दों में से किसी भी शब्दों को आप देख लेते हैं या 3 शब्दों को एक साथ देख लेते हैं वाक्य में, और इससे जुड़ा हुआ वैज्ञानिक के बारे में आपको जानना है, तो वह सिर्फ लेओ वाइगोत्स्की हैं। उन्होंने परिवेश की बात की थी, इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की है। परिवेश में व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आएगा। और लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा का भाषा का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दोस्तों के साथ खुलेगा, मिलेगा, खेलेगा, फिरेगा नहीं। समाज को वो भी महत्व देते हैं, जीन पियाजे भी, लेकिन वो इनसे कम महत्व देते हैं। वो ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, बच्चा उसमें अपना भाषा का विकास कर रहा है। और ये बोलते हैं ना कि ये समाज और संस्कृति के साथ ही विकास करता है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। वही जो बोले ईगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं इसको। ईगोसेंट्रिक जो बात होता है ना, वो इनके लिए है, जीन पियाजे के लिए, और लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और दूसरा नंबर चीज सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया संवाद करता है। इन सबको डिटेल्स हम लोग करेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत
हमने पढ़ा था कुत्ते द्वारा लार टपकने का। डीएलएड में आप सब ने पढ़ा था कि पैवलोव ने क्या दिखाया था। पैवलोव ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पैवलोव ने अपने इस प्रयोग में कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज पर बांध दिया। प्रयोग के दौरान घंटी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था, जिससे उसकी लार टपकती। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। प्रयोग के अंतिम चरण में पुनः घंटी बजाई गई, लेकिन उसके सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से उसकी उसी मात्रा में लार टपकी जिस मात्रा में भोजन दिखाने पर। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी नेचुरली रूप से अगर आदत डलवा दें बच्चे में, तो वह भाषा को बोलना सीख जाता है। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में पहला सामाजिक परिवेश समझते हैं। व्यक्ति की भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है जैसी समाज होती है। समाज में जैसी भाषा होती है। अब बच्चा इसी के आधार पर तो कहा जाता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भाषा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो झारखंड में जन्म लिया, जो बचपन में नागपुरी बोलता है, सादरी बोलता है, और उसे हम 2 या 3 वर्ष की उम्र में यहाँ से स्पेन ले जाएं और वहाँ 21 वर्ष तक रहे, अब वो वहाँ से आएगा, आपको नागपुरी का न भी उसको नहीं आएगा। याद रखिए, उसको अपनी मातृभाषा कुछ नहीं आएगी, क्योंकि उसने कुछ जाना ही नहीं है उसमें। भाषा अर्जन की इच्छा। अब दूसरा नंबर चीज़ है ना, आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं। यदि आपके अंदर में नागपुरी को अर्जित करने की इच्छा ही नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी मातृभाषा में रह जाएंगे। आप नागपुरी भाषा में आ नहीं पाएंगे, नागपुरी भाषा को सीख नहीं पाएंगे। दैनिक जीवन के अनुभव। मनोवैज्ञानिकों के ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा है कि दैनिक जीवन से बालक के सीखने का बहुत ही गहरा संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। जैसे कि एगो बात बताते हैं, कॉमन सी बात बताते हैं। एक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक इंग्लिश में पढ़ा, पर फिर भी वो इंग्लिश में बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो फैमिलायर है, व्यवहारिक है हिंदी से। वह दिन रात घर में हिंदी में बात कर रहा है, खाने पीने, खेलने कूदने, उठने सोने, जागने, आने जाने, पढ़ने लिखने, हर जगह। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर भाषा का विकास हो रहा है और उसको वो दैनिक जीवन में प्रयोग करने के कारण उसको वो आत्मसात कर लिया है। बालकों में भाषा का विकास। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयाम के द्वारा होता है। बालक भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने का प्रयास करता है। आपने पढ़ा होगा भाषाई कौशल में 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल, सबसे पहले वो श्रवण करता है। दूसरा कौन कौशल होता है? वाचन कौशल। तीसरा कौन कौशल होता है? पठन कौशल। और चौथा लेखन कौशल। अब ये श्रवण कौशल जो है ना, आपको सुनने की शक्ति को, आपकी ज्ञानेंद्रियों, आपकी जो इंद्रियां हैं उसको मजबूत करता है। इन्हीं इंद्रियों में पहला जो होता है हमारी आँखें होती हैं। यदि बच्चा आँखों से देखकर, उनसे इशारे समझ के, संकेत समझ के, हाथों से छूकर, स्पर्श समझकर, तो इससे क्या होता है, अभिव्यक्ति भी वह सीख जाता है और संकेतों को पहचानने भी लगता है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू होती हैं। अपने अपने बा बा
जिसको बोलते हैं टू लेटर वर्ड्स सीखता है वो। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन की ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाता है। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव भी की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवधारणा में प्रायः एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण कर उनकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाते हैं। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था जो प्रारंभिक अवस्था के बाद होती है। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था भी कहा जा सकता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद इसमें अवस्था कितना हो गया, 0 से लेकर आपको 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा सीखने की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कह सकते हैं। यह अवस्था भी बालक के 1 वर्ष का हो जाने अथवा उसके 1-2 माह पहले शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को बोलना व समझना सीखने लगता है, जिससे उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार पाने की योग्यता और कुशलताओं की वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगता है। विद्यालय में प्रवेश करने उम्र कब है? विद्यालय में प्रवेश करने का उम्र होता है 5 से 6 वर्ष। तो 2 से 5 जो होता है वह उसका ही अवस्था में जाता है। पढ़ने लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भाषा के मौखिक लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं। समझ गए आप? शब्द भंडार का विकास। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उसके भंडार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के उपयोग में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होती है। 9 से 11 वर्ष की उम्र के बीच बालक या बालिका लगभग 50,000 शब्द सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों के शब्द भंडार के विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है और जिनके अर्थ को भली भांति समझता है, तथा दूसरे वे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता परंतु जब वे दूसरे द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ वह समझ लेता है। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बाद में वे आते हैं जो तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप और परिवार के वातावरण तक सीमित रहता है। बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है, उनका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत होता चला जाता है। निम्न तालिका से बच्चों की शब्द संख्या सीखने की आयु ज्ञात की जा सकती है। देखिए, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जन्म से 8 माह तक 0 शब्द, 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द, 1.5 वर्ष तक 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 1250, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द, 11 वर्ष तक 50,000 शब्द, 14 वर्ष तक 80,000 और 16 वर्ष तक 1,00,000 शब्द से अधिक। ये कई प्रयोगों के द्वारा इन्हें बनाया गया है।
अब बात आती है, अगर पूछा जाए कि बालक में बालिका में भाषाई विकास सबसे अधिक कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा 0 से आपको कितना वर्ष तक, 0 से अगर बोला जाए तो 2.5 वर्ष तक। 0 से यानी कि कब तेज गति से होता है, 1.5 वर्ष से लेकर के 1.5 वर्ष से लेते हैं आपको 3.5 वर्ष तक। इन 1.5 वर्षों के दौरान, 1.5 वर्षों से 3.5 वर्ष के दौरान बहुत तेज गति से विकास होता है। इसमें बालक बहुत तेज गति से भाषा पकड़ना शुरू करता है, और इसीलिए जब पहली कक्षा शुरू होती है 5वें क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 2100 से डायरेक्ट उसने 50,000 शब्द में छलांग लगाया है 6 साल में। इनमें उसके पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, और इस आधार पर बालक को बचपन में ही भाषाई ज्ञान देना आवश्यक होता है। तो हमने आज इस भाषा अधिगम एवं अर्जन के अध्याय को देखा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।